Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse News Analysis. Today is 22nd of March 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. एज यू कैन सी our first news is IMF clears $3 billion बेल आउट फॉर श्रीलंका. यहाँ पर IMF ने क्या प्रॉमिस किया था कि श्रीलंका को यहाँ पर क्या किया जाएगा, $3 बिलियन का एड उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा. तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑन मंडे क्लियर्ड अ $3 बिलियन एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी फॉर श्रीलंका, पोटेंशियली अनलॉकिंग मोर लोन्स फॉर द डेट रिडन आइलैंड नेशंस दैट स्ट्रगलिंग टू रिकवर फ्रॉम लास्ट ईयर्स इकोनॉमिक मेल्टडाउन. यहाँ पे आप सभी को पता है कि श्रीलंका में कितने ज़्यादा यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, इकोनॉमिक मेल्टडाउन हुआ था, जिसके तहत उनकी जो इकॉनमी हो वो एक राइट ट्रैक पर आ जाए और सारी चीज़ें मतलब कि सही चलने लगे. इसके लिए IMF ने क्या किया है, $3 बिलियन का यहाँ पर जो श्रीलंका है उसको यहाँ पर एड प्रोवाइड की है. और ये जो असिस्टेंट था, अब तक देखा जाता है इसमें बहुत ज़्यादा डिले चल रहा था. पहले ये जो $3 बिलियन का था प्रोविज़न था कि श्रीलंका को ये $3 बिलियन का जो लोन है ये प्रोवाइड करना है, ये जनवरी तक उन्हें प्रोवाइड करना था. उसके बाद डिले होते होते ये फरवरी हुआ और एट द एंड ये फेब में ये क्या हो गया, पूरा क्लियर हो चुका है. डिले क्यों हो रहा था, क्योंकि इसमें ये था कि इसमें मेनली 3 मेजर कंट्रीज़ आ रही थी, एक चाइना, रशिया एंड इंडिया. तो यहाँ से इनके थ्रू क्या किया जाता है, प्रोविज़न मतलब कि थोड़ा थोड़ा यहाँ पर फंड एक साथ दिया जा रहा था ताकि क्या कर सके IMF इनको यहाँ श्रीलंका को यहाँ पर लोन प्रोवाइड कर सके. बट चाइना इसमें यहाँ पर डिले कर रहा था, जिसके कारण ये जो फंड प्रोविज़न था, ये लोन जो प्रोवाइड किया जा रहा था उसमें डिले हो रहा था. बट अब ये क्या हो चुका है, यहाँ पर ये पूरा जो फंड है उनका क्लियर हो चुका है. ये किसके थ्रू किया गया है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के थ्रू ये सारी चीज़ें की गई हैं. अब इसमें ये भी किया जा रहा है कि इन फ्यूचर अगर श्रीलंका को और यहाँ पर फंड की ज़रूरत होती है तो यहाँ पर उसको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी. ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा. नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं. नेक्स्ट ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट बेंच सीक्स डेटा ऑन अल्टरनेटिव्स टू हैंगिंग. अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है हमारा, उसमें जो हमारा सेक्शन 354 क्लॉज 5 है, वो क्या कहता है, द सेक्शन 354 clause 5 of the code of criminal procedure mandate that person sentenced to death shall be hanged by the neck till he is dead. अब ये जो सेक्शन है इसके अगेंस्ट में यहाँ पर एक एडवोकेट है ऋषि मल्होत्रा. ओके, तो इन्होंने क्या किया है, पिटीशन फाइल की है. कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में. पिटीशन क्यों फाइल की है, उन्होंने ये कहा ये जो हैंगिंग है, मतलब ये जो लोगों को फांसी दी जाती है, ये क्या है, क्रूअल एंड बार्बरस है. मतलब कि उन्होंने जो ये हैंगिंग टर्म है उसको यहाँ पे क्रूअल बताया है और इनह्यूमन बताया है. क्या बताया है, क्रूअल एंड इनह्यूमन बताया है. इसको कंपेयर किया है किससे, यूनाइटेड स्टेट में जो हम यहाँ पे डेथ का जो प्रोविज़न है, यहाँ पे जो डेथ सेंटेंस प्रोवाइड की जाती है, डेथ दिया जाता है किसी भी क्राइम के लिए, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, लीथल इंजेक्शन प्रोवाइड किया जाता है. मतलब कि इंजेक्शन के थ्रू उनको लीथल इंजेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, जिसके कारण वहाँ पर डेथ होती है. अब यहाँ पे लीथल जो ये US का प्रोविज़न है, इससे यहाँ पे इसको जो हैंगिंग वाला इंडिया में प्रोविज़न है उसको कंपेयर किया गया है. और इन कंपैरिजन दिस सेड कि दिस हैंगिंग दे टर्म दिस हैंगिंग एज अ क्रूअल एंड बार्बरस. ओके, इसी के अगेंस्ट में यहाँ पे पिटीशन फाइल की गई. अभी जो पिटीशन फाइल की गई तो सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने गवर्नमेंट से क्या कहा है, सेंटर से ये कहा कि आप पूरा डेटा यहाँ पर प्रोवाइड कीजिए. डेटा मतलब कि जो ये हैंगिंग की पूरी प्रोविज़न होती है कि जैसे पर्सन वहाँ पर जाता है ना, और किस कंडीशन में, मतलब कि वो जब उसको हैंग किया जाता है तो उसको कितना टाइम लगता है उसकी डेथ में, और उस टाइम पे उसको कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है. तो ये सारी चीज़ों मतलब कि इन सारी चीज़ों का क्या किया है, डेटा पूरा मांगा है. अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इसके लिए यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, हम एक कमेटी को सेटअप करेंगे. तो यहाँ पर मोटेड द सेटिंग अप अ एक्सपर्ट कमेटी टू रीलुक इंडियाज मेथड ऑफ पुटिंग टू डेथ इट्स क्रिमिनल. यहाँ पर जो हम क्रिमिनल्स को डेथ प्रोवाइड करते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे एक एक्सपर्ट कमेटी को क्या किया जाएगा, सेटअप किया जाएगा. इस कमेटी में कौन कौन होंगे, जितने भी मतलब कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की जो एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेसर और लॉज में मतलब
लॉ के जो प्रोफेसर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर एंड साइंटिफिक पर्सन्स को यहाँ पर क्या किया जाएगा, इस कमिटी के ये सारे मेंबर्स होंगे। ये पूरा क्या करेंगे, एक तरीके से जो ये हैंगिंग का प्रोविजन है, जो डेथ मतलब कि इंडिया में क्रिमिनल्स को प्रोवाइड की जाती है, उसका यहाँ पे एक पूरा रिसर्च किया जाएगा कि कितना टाइम पीरियड लगता है। जैसे कि हम हैंगिंग के थ्रू क्या कर रहे हैं, किसी को यहाँ पे डेथ दे रहे हैं, किसी क्रिमिनल को, तो उसमें यहाँ पे पूरा रिसर्च किया जाएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरी सारी चीजें किस तरीके से प्रोविजन है। उस पर्सन को जब हैंग किया जाता है तो हैंग करने के टाइम से उसको डेथ करने का जो टाइम पीरियड है वो कितना ज्यादा लग रहा है, वहां पर उस टाइम पीरियड में पर्सन कितना ज्यादा यहाँ पर सफर कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर इस कमेटी के थ्रू देखी जाएंगी। अब इसमें देखिए ये कहा है, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा, इफ वी लुक टू रीलुक if we have to relook death by hanging, we need better data. We want to know that impact of the sentence of death by hanging, the pain caused, the period of actual death and the availability of resources for hanging a person. तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे हैंगिंग के थ्रू यहाँ पे डेथ प्रोवाइड की जाती है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उससे कितना पेन होता है, पीरियड ऑफ एक्चुअल डेथ मतलब कब किस टाइम पर उसकी एक्चुअल डेथ वहाँ पर हुई है, तो ये पूरा डेटा क्या किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा। क्यों, और इसको यहाँ पर इनह्यूमन बताया है। अब इसमें देखिए, इसमें ऑल्सो ये कहा कि द बेंच explained that also needed to know what stride the field of science and technology have made, suggesting any other methods of execution consistent with human and dignity. अब इसमें ये कहा जा रहा है, बेंच ने ये भी कहा कि जो कमिटी हम यहाँ पे उससे ये करेंगे कि यहाँ पर आप मतलब कि आप जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में हम आकर यहाँ पे हमें कुछ ऐसा सजेशन दीजिए कि जब हम ये किसी भी क्रिमिनल को यहाँ पे डेथ प्रोवाइड करते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पे ऐसा मेथड प्रोवाइड कीजिए कि यहाँ पर वो जो मेथड हो कितना कैसा ह्यूमन डिग्निटी मतलब कि जो ह्यूमन की डिग्निटी है वो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज ना हो और उस पर्सन को यहाँ पे क्रिमिनल को यहाँ पर आपको पनिशमेंट भी मिल जाए। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे पूरा आर्टिकल क्लियर होगा। इसमें मेनली ये है, पिटीशन फाइल की गई है, जो हैंगिंग का प्रोविजन है उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है और मतलब ह्यूमन और क्रूअल बताया है। इसको यूएस का जो प्रोविजन है लीथल इंजेक्शन उससे कंपेयर करके ये कहा कि ये जो हैंगिंग का प्रोविजन इंडिया में है वो इनह्यूमन है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा है कि हम सेटअप करेंगे एक कमिटी जिसमें आपके जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो सारे होंगे, डॉक्टर्स एंड साइंटिफिक पर्सन इस कमिटी में होंगे। और यहाँ पे ये भी डिमांड की है कि साइंटिफिक तरीके से मतलब कि जो एग्जीक्यूशन है, मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन है, इसमें हम किस तरीके और क्या मेथड लेकर आ सकते हैं जिससे कि जो ह्यूमन की डिग्निटी है वो भी कॉम्प्रोमाइज ना हो और पर्सन को यहाँ पर पनिशमेंट भी मिल जाए। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल। देखिए ये एक तरीके से थोड़ा सा ऐसा कह सकते हैं केस स्टडी है। इसमें राजस्थान ने क्या किया है, एक बिल पास किया है, राइट टू हेल्थ बिल। कि राइट टू हेल्थ बिल, इस बिल में क्या आया है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट पब्लिक इंस्टीट्यूशन हो या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, ठीक है, अगर आप यहाँ पर इमरजेंसी के थ्रू जा रहे हैं, मतलब कि आप अपना वहाँ पर इलाज करवाने जा रहे हैं और एज अ इमरजेंसी, ठीक है, और आपके पास फॉर एग्जांपल पैसे नहीं है कुछ भी, तो वहां पर ये प्रोविजन मतलब कि राइट टू हेल्थ बिल के अकॉर्डिंग अब ये हो चुका है राजस्थान में कि अगर आप यहाँ पर इमरजेंसी के लिए मतलब कि इमरजेंसी में जा रहे हैं अपना वहां पर इलाज करवाने के लिए, तो वहां पर आपको फ्री एंड फेयर मतलब कि पूरे यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। मतलब कि वहां पर आपको उसके लिए इमरजेंसी के लिए, चाहे वो पब्लिक हो या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, वहां पर आपको वहां पर फ्री मतलब कि सारा आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो देखिए इसमें ये कहा है कि ये बिल लास्ट ईयर आया था, बट अब इसी बिल के अगेंस्ट में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट के दौरान ही यहाँ पे फिर भी राजस्थान ने क्या कर दिया, इस बिल को यहाँ पर पास किया है। ओके, तो देखिए, अमिड स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट बाय एजिटेटिंग प्राइवेट डॉक्टर्स, द राजस्थान असेंबली ऑन द ट्यूसडे पास द बिल pass the right to health bill with a provision of mandatory free of cost emergency treatment। इसमें क्या है, मैंडेटरी फ्री ऑफ कॉस्ट इमरजेंसी ट्रीटमेंट है। अगर कोई पर्सन यहाँ पर ऐसा जाता है कि हमें इमरजेंसी में यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाता है तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मैंडेटरी है ये, मतलब कि हर एक प्राइवेट और फॉर एग्जांपल हमारा ट्रीटमेंट हो गया उसके बाद भी अगर ऐसा प्रोविजन आता है कि पर्सन यहाँ पे जो है ट्रीटमेंट का कॉस्ट यहाँ पर पे नहीं कर पा रहा है, फिर भी यहाँ पे क्या है, उसके लिए यहाँ पे प्रोविजन है कि यहाँ पर आपको फ्री एंड फेयर पूरा ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो इसी के चलते यहाँ पे जो भी प्राइवेट डॉक्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि एमिड द प्रोटेस्ट राजस्थान बिकम द फर्स्ट स्टेट। अब राजस्थान यहाँ पे एक दूसरी चीज ये आ जाती है कि जहां पर हम ये बात कर रहे हैं कि हमें क्या करना होगा, जो हमारा हेल्थ सिस्टम है
उसको यहाँ पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हेल्थ सिस्टम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्या है अपना बजट लेकर जाना होगा और इसको इम्प्रूव करना होगा। क्यों? क्योंकि हेल्थ सिस्टम में इतने ज़्यादा यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है हेल्थ सेक्टर में, वहाँ पे इतने अच्छे प्रोविजंस नहीं होते हैं और फैसिलिटीज़ भी इतनी ज़्यादा प्रोवाइड नहीं की जाती, और जो पर्सन है उन फैसिलिटीज़ का पूरा यहाँ पे फ़ायदा नहीं उठा पाते। फिर वो कहाँ जाते हैं? प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में उन्हें आउट ऑफ पॉकेट क्या करना पड़ता है? एक्सपेंड करना पड़ता है, जो कि मतलब कि सबसे ज़्यादा मतलब कि अगर कोई भी पर्सन का हम देखें, किसी भी पर्सन का, तो उसकी हाफ ऑफ जो इनकम होती है वो हेल्थ सेक्टर में ही मतलब कि वो एक्सपेंड कर देता है। अदर चीज़ें जो अदर उसका एक्सपेंड है वो तो अलग चीज़ है, बट उसका जो हाफ ऑफ जो आप सैलरी कह सकते हैं वो कहाँ चली जाती है? हेल्थ में चली जाती है। तो देखिए ये बहुत अच्छा प्रोविज़न है, आप ऐसा कह सकते हैं कि अदर स्टेट्स क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल सेटअप कर सकते हैं और इसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं उसमें में हम देख सकते हैं। तो राइट टू हेल्थ बिल, राइट मतलब देखिए हमारा आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 अगर हम देखें तो वो क्या कहता है? राइट टू लाइफ। और राइट टू लाइफ में सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आपको राइट टू एजुकेशन है, डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार है ना, एक हेल्दी लाइफ आपको जीने का अधिकार है। तो देखिए ये हमारे इस आर्टिकल से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि राइट टू लाइफ को हम किस तरीके से और ज़्यादा यहाँ पर अच्छा बना सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है डिस्क्रिमिनेशन इन IITs इज टू समथिंग टू राइट अबाउट। अब यहाँ पे ये पूरा जो केस है कहाँ हुआ है? IIT इंस्टीट्यूट, IIT बॉम्बे का ये पूरा केस है, ठीक है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है IIT बॉम्बे में एक केस हुआ। पहले कंटेस्ट की बात करते हैं। वहाँ पर एक स्टूडेंट था, उसका नाम था दर्शन सोलंकी। वो अंडर ग्रेजुएटेड था, UG कर रहा था, और उसने यहाँ पे क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया। क्या किया यहाँ पे? उसने सुसाइड कर लिया। इसी के चलते यहाँ पे पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई, इन्वेस्टिगेशन टीम बुलाई गई, सारी चीज़ें कि उसने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि इट अपीयर्स फ्रॉम द मार्क ऑब्टेन्ड इन वेरियस कोर्सेज दैट the performance of Darshan Solanki deteriorated especially in the second half of the autumn semester। यहाँ पे रिपोर्ट में ये बताया गया कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम फर्स्ट ईयर में तो हमारा जो मतलब कि हम जो मार्क्स है हमारे, है ना, वो थोड़े अच्छे थे, जो हमारी परफॉर्मेंस थे वो अच्छे थे, बट सेकेंड ईयर में आते आते, जो सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में आते आते जो हमारे मार्क्स हैं वो क्या होने लगे? धीरे धीरे कम होने लगे। इसका शायद ज़्यादा प्रेशर रहा हो या क्या पता भी। पूरी यहाँ पे अच्छे से हमें पूरा जो मामला है वो समझ में नहीं आया है कि रीज़न क्या है उसके सुसाइड के पीछे का, है ना। तो यहाँ पे मतलब ये होगा धीरे धीरे क्या होगा, जो उसकी परफॉर्मेंस है वो डिटेरियोरेट होने लगी, जिसके कारण यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हुआ और उसने क्या किया? यहाँ पे सुसाइड कर लिया। अब ये सुसाइड का पूरा केस हो गया, बट यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जितनी भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, IIT बॉम्बे की बात की जा रही है, IMF हो ना, तो यहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो डिस्क्रिमिनेशन इन IITs इज समथिंग टू राइट अबाउट। IITs में मतलब बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब डिस्क्रिमिनेशन आप देखिए कैसे कैसे होता है। पहला यहाँ पे जो कास्ट की बेसिस पर यहाँ पे क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन होता है। यहाँ पर क्या होता है? एक अपर कास्ट और दूसरा यहाँ पर क्या हो जाता है? लोअर कास्ट। यहाँ पे अपर कास्ट के जो पीपल होते हैं वो क्या करते हैं? लोअर कास्ट के जो पीपल होते हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन ऐसा नहीं होता कि ठीक है आज एक दिन ले लिया और एक दिन ये कोई यहाँ पर पर्सन A है और यहाँ पर क्या है? पर्सन B है, ठीक है। अभी पर्सन अपर कास्ट से यहाँ पे बिलोंग करता है, पर्सन B ये लोअर कास्ट से बिलोंग करता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आज का ही दिन हो गया कि आज मतलब 22 मार्च है, आज इसके साथ हम क्या करेंगे? यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, उसको भरा बुला बोलेंगे, सारी चीज़ें। ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना वो डेली बेसिस पे होता है। डेली बेसिस पे आप मतलब कि छोटी छोटी चीज़ों पर हम क्या करते हैं? उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो कोई भी पर्सन है अपर कास्ट का, ये लोअर कास्ट का है, ये कैंटीन में हम गए, कैंटीन में गए तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ शो करने लगे कि अरे हम अपर कास्ट के लोग हैं, आप यहाँ पे हमसे दूर रहिए या फिर ऐसा कुछ, ठीक है। कोई भी यहाँ पे अगर हम क्लासरूम में बात करते हैं तो क्लासरूम में वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। अदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं, अदर करिकुलम एक्टिविटीज़ जो होती हैं कॉलेजेस में, वहाँ भी क्या होता है? उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन वो फेस करते हैं, ठीक है। ये तो पहला डिस्क्रिमिनेशन होगा कास्ट बेसिस पे। दूसरा यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो लोअर कास्ट के पीपल है उनके साथ ही डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो ये अपर कास्ट के पीपल है उनके साथ भी क्या होता है? कई बार यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। कैसे होता है उनके साथ? अपर कास्ट के जो पीपल है उनके पास देखिए, वो पहली बात तो अपर कास्ट के पीपल उनके पास क्या होते हैं? थोड़े रिसोर्सेस होते हैं, एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं, उनके वो रिसोर्सफुल
होते हैं उनके यहाँ पे थोड़ी आप कह सकते हैं पहचान होती है लोगों के साथ। तो यहाँ पे इस बेसिस पे क्या होता है कि मतलब जो ये लोअर आप कह सकते हैं जो मार्जिनलाइज सेक्शन है यहाँ पर, वो क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं ऐसे कि आपके पास यहाँ पे रिसोर्सेस हैं, आप जो हम ये मार्जिनाइज सेक्शन है यहाँ पे जो SC STs आ जाते हैं, वो कहते हैं कि आपने क्या करा है, हमारा जो राइट है ना, उसको यहाँ पे छीना है। आपको यहाँ पे आप अपर कास्ट से ऑलरेडी बिलोंग करते हैं और आप यहाँ पे मेरिट में भी आ रहे हैं, और अब क्या कर सकते हैं कि आप हमारी जो सीट है उसको यहाँ पे ले रहे हैं। आपके पास मतलब कि यहाँ पे जान पहचान ज़्यादा, तो आपको यहाँ पे जॉब की जो अपॉर्चुनिटी है वो आपके पास ज़्यादा है, आपके पास यहाँ पे बोनस पॉइंट्स ज़्यादा हैं। तो इस बेसिस पर भी यहाँ पर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। थर्ड, अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेरिट के बेसिस पे भी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। मेरिट पे कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो बच्चे हैं, एक यहाँ पे पर्सन A है और यहाँ पर B है, ठीक है। अब A और B के बीच में यहाँ पे कैसे डिस्क्रिमिनेशन होगा, ये A फॉर एग्जांपल किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है, किस क्लास से बिलोंग करता है वी डोंट नो, बट इसने यहाँ पे क्या किया, मेरिट बेसिस पे यहाँ पे इसको एडमिशन मिला है। अब ये मेरिट बेसिस पे मिला है तो इट मीन्स वो पढ़ने में अच्छा होगा, पढ़ने में अच्छा होगा तो मतलब उसकी जो परफॉर्मेंस होगी आपको क्या देखने को मिलेगी कि हर साल वो अच्छी देखने को मिलेगी। बट क्या होता है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब हमारी जो परफॉर्मेंस होती है वो कम होने लगती है ना। जो ऐसी कंडीशन पर फिर क्या होता है कि जो अदर यहाँ पर जो पर्सन होते हैं, फॉर एग्जांपल ये B जो है, ये B पर्सन अच्छा नहीं है, मेरिट में नहीं आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे फिर इनके बीच में यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इस बेसिस पे मतलब ये सारी जो हमने पॉइंट्स क्लियर करी कि किस तरीके से जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं और IIT की स्पेशली यहाँ पे बात की गई है कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इसको हमें क्या करने की ज़रूरत है कि इसको हमें ये जो इशू है इसको यहाँ पे एड्रेस करने की ज़रूरत है। दूसरा यहाँ पे और एक बेसिस है, यहाँ पे जो कॉलेज IIT कैंपस होते हैं वहाँ पर एक हायरकी बनी होती है, किसकी, जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं और पोस्ट ग्रेजुएट्स स्टूडेंट्स हैं। अंडर ग्रेजुएट्स अपने आप को क्या समझते हैं, थोड़ा अपर सुपीरियर समझते हैं, किससे, पोस्ट ग्रेजुएट से। क्यों समझते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे मेरिट बेसिस पर आए हैं, तो हमारा यहाँ पे क्या है, हमारी सुपीरियरिटी ज़्यादा है, हम यहाँ पे ज़्यादा अच्छे हैं, और इसलिए हम यहाँ पे क्या होते हैं, एक हायरकी बनी रहती है अंडर ग्रेजुएट्स में और पोस्ट ग्रेजुएट्स स्टूडेंट्स में। इंटरमाइनिंग ऑफ दीज टू करेंट्स वॉज एन exceptions than the norms of undergraduates tended to feel superior to postgraduates. For undergraduates, one's ability are immediately tattooed in the mind ऑफ एवरीवन बेस्ड ऑन वंस रैंक इन एंट्रेंस एग्जाम। मतलब अंडर ग्रेजुएट्स ये करते कि हम यहाँ पे हमारी एबिलिटी से आए हैं, है ना, एक टैटू बन जाता है उनके माइंड में कि हमने ये एंट्रेंस एग्जाम को यहाँ पे क्रैक किया है और उसके बाद हम यहाँ पे क्या हुए, हमें IIT में क्या मिला है, एडमिशन मिला है, तो हम यहाँ पे क्या है, सुपीरियर है। इस तरीके से क्या होता है यहाँ पर, मतलब कि स्टूडेंट्स के बीच में हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। अब इसमें यही बताया जा रहा है कि देखिए, और भी यहाँ पे आप एक चीज़ इसको नोट कर सकते हैं कि द पॉलिटिकल फिलोसफर माइकल सैंडल इन द बुक द टायरनी ऑफ मेरिट, इसमें उन्होंने क्या कहा था, प्रेजेंट एज कैथिंग क्रिटिक ऑफ मेट्रिकोसी एज अ सोसाइटल आइडिया एंड आर्ग्यू हाउ ह्यूबियस among the elites and a political of humiliation are natural outcomes of meritocracy, है ना। तो इसमें यही बताया जा रहा है, दिस इज नॉट टू सजेस्ट दैट एवरी अपर कास्ट स्टूडेंट एट IIT डिस्क्रिमिनेट और दैट एवरी लोअर कास्ट स्टूडेंट फील विक्टिमाइज। अब ऐसा नहीं है कि जो अपर कास्ट है सिर्फ वो यहाँ पर क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, और लोअर कास्ट के जो स्टूडेंट्स हैं वो विक्टिम्स हैं, है ना। लोअर यहाँ पर आप देखेंगे अपर कास्ट के जो स्टूडेंट्स हैं IITs में, उनके साथ भी क्या होता है, कभी कभी यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। उसको यहाँ पे क्या वर्ड दिया गया है, क्रेडेंशियल प्रेजुडाइज। तो आप ये जो वर्ड्स है इनको यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं कि व्हाट इज क्रेडेंशियलिस्ट प्रेजुडाइज एज अ सिम्टोमिक ऑफ मेट्रोक्रेटी एरोगेंस। यहाँ पे मतलब मेट्रोक्रेटी मतलब कि जो अपर कास्ट के लोगों के साथ भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो लोअर कास्ट है वही विक्टिम है, कभी कभी यहाँ पे जो अपर कास्ट है उनके साथ भी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब इसी के साथ यहाँ पे ये कहा कि जो RH ट्राइब ने है उन्होंने क्या लिखा है, सोशल वेलबींग डिपेंड अपॉन कोहेजन एंड solidarity. Individual's happiness does not only require that man should be free to rise a new position of comfort and distinction. It also requires that they should be able to lead a life of dignity and culture whether they rise or not. अब उन्होंने ये कहा कि पर्सन का जो वेलबींग है ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी भी इंडिविजुअल की यहाँ पे जो हैप्पीनेस है वो यहाँ पे कैसे यहाँ पे मिलती है कि सिर्फ अच्छी एजुकेशन और अच्छा जो हमारा हेल्थ सिस्टम है उसके थ्रू नहीं मिलती है। यहाँ पर फ्री टू राइज टू अ न्यू पोजीशन ऑफ कंफर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट, मतलब आप किसी पोजीशन के लिए आप यहाँ पे फ्री हैं, चाहे आप अपर कास्ट से हो या फिर लोअर कास्ट से हो, ये यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी दी गई है। अब यहाँ पर ये जो अपॉर्चुनिटी है ये यहाँ पर ये नहीं देख रही कि आप यहाँ पर
किस जेंडर से बिलोंग करते हैं, आपका सेक्स क्या है, आपका कास्ट क्या है, ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ क्या देख रही है, उस पर्सन को देख रही है कि जो इसके काबिल हो, है ना। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि हर एक इंडिविजुअल को यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक हैप्पीनेस होनी चाहिए कि द इंडिविजुअल हैप्पीनेस डज नॉट ओनली रिक्वायर दैट मैन शुड बी फ्री टू राइज टू अ न्यू पोजीशन ऑफ कंफर्ट एंड डिस्टिंक्ट, है ना। तो हमें यहाँ पे एक डिग्निफाइड लाइफ की भी जरूरत है। जरूरी नहीं कि सिर्फ हम उसी की किसी भी अपॉर्चुनिटी के पीछे भागते रहें और उसके लिए जो हमारी डिग्निटी है हम उसको भी यहाँ पे दाव पे लगा दें। यहाँ पर हमें एक डिग्निफाइड लाइफ की जरूरत है। हमारा जो कल्चर है, इन सारी चीज़ों को लीड करते हुए हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो इसी के चलते यहाँ पे ये पूरा आर्टिकल लिखा गया था कि किस तरीके से IITs में यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है टाइट रॉफ वॉक। टाइट रॉफ वॉक क्या है? इंडिया कैन नॉट अफोर्ड एनी शिफ्ट इन इट्स बैलेंसिंग एक्ट ऑन जियोपॉलिटिकल इश्यूज। अब आप सभी को पता है, हमने यहाँ पे कल आर्टिकल डिस्कस किया था, मतलब कि यहाँ पे जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं वो यहाँ पे इंडिया की विजिट में आए हुए हैं, है ना। अब हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि इस विजिट में मेनली किस किस टॉपिक्स पे यहाँ पे बात की गई। फर्स्ट की ये जो यूक्रेन कन्फ्लिक्ट है, यूक्रेन क्राइसिस इस टाइम पे जो चल रहा है, इसको हम किस तरीके से रोक सकते हैं। सेकंड, यहाँ पे G7 एंड G20 की क्या क्या एजेंडाज होने चाहिए, उस पर बात की गई। क्यों बात की गई? क्योंकि जो G7 की यहाँ पे जो प्रेसिडेंसी है, कौन होस्ट कर रहा है G7 को इस टाइम पर? जापान होस्ट करने जा रहा है, और G20 को यहाँ पर इंडिया होस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर एजेंडा सेटअप किए गए हैं कि हम यहाँ पर क्या एजेंडास लेकर आए ताकि यहाँ पर जितने भी हमारे जो एजेंडास हैं वो पूरे हों। ओके, अब लेकिन इसमें आप देखिए यहाँ पे क्या जरूरत है, एक बैलेंस अप्रोच की जरूरत है। किसको? इंडिया को। अगर हम जापान की बात करते हैं, हमने देखा था जापान क्या है, ये वेस्टर्न अलाई है। यूएस का ये बहुत ही, आप कह सकते हैं कि यूएस का अलाई है, यूएस के साथ है, वेस्ट कंट्रीज के साथ है। क्यों? क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और ये स्ट्रांगली क्या करता है, चाइना और रशिया, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो चाइना और रशिया हमेशा उसके लिए क्या है, एक थ्रेट की तरह काम करते हैं। थ्रेट नहीं है बट फिर भी वो ये चाहते हैं कि एक तरीके से यूएस के साथ जापान है, आपको इतना पता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए इस विजिट में मेनली यहाँ पे जो क्या कहा कि ही फोकस ऑन 2 एरियाज कोऑर्डिनेटिंग G7 एंड G20 एजेंडाज ऑन फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी इशू अराइजिंग मेनली फ्रॉम यूक्रेन कन्फ्लिक्ट। यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के कारण यहाँ पर जो फूड सिक्योरिटी का जो इशू आ रहा है, एनर्जी और फूड सिक्योरिटी का इशू आ रहा है, इसमें यहाँ पे एजेंडाज को सेटअप करना, किस तरीके से दोनों कंट्रीज एक साथ आकर इसमें कोऑर्डिनेट कर सकती हैं। और सेकंड यहाँ पर क्या है कि जापान ने क्या है $75 बिलियन का यहाँ पे प्लान सेटअप किया है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के लिए, है ना। जो हमारा इंडो पैसिफिक रीजन है, वहां पर जितने भी जो आइलैंड्स हैं, आइलैंड नेशंस हैं, जो कंट्रीज हैं, वहां पे चाइना की जो डेट ट्रैप पॉलिसी उसमें यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं। तो उससे उनको किस तरीके से बाहर ला सकते हैं और वो फर्दर इस तरीके की किसी भी डेट में यहाँ पे ट्रैप ना हो, उससे उनको किस तरीके से बचाया जा सकता है। तो इसी के चलते यहाँ पे जापान ने क्या किया है, अनवील किया $75 बिलियन का प्लान फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन के लिए टू वर्क विद कंट्रीज इन द रीजन एंड अवॉइडिंग डेट ट्रैप्स, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनहेंसिंग मैरीटाइम एंड एयर सिक्योरिटी। तो यहाँ पे मेनली ये करेंगे क्या, जो भी उस रीजन में कंट्रीज हैं, इंडो पैसिफिक रीजन में, वहाँ पे जो भी कंट्रीज हैं, जो भी यहाँ पर उनको डेट ट्रैप में फंसने से बचाने के लिए वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया जाएगा, वहाँ पे मैरीटाइम और जो एयर सिक्योरिटी है उसको इनहेंस किया जाएगा। ओके, अब यहाँ पे इंडिया के लिए क्या आ जाता है, यहाँ पे सबसे बड़ा जो चैलेंज है इस टाइम पे क्या है, रशिया एंड चाइना। In tackling the challenges from Russia and China where Japan is aligned with Western power। अब यहाँ पे इशू ये आ रहा कि देखिए इंडिया के जो रिलेशन है, यहाँ पे आप सभी को पता है रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है, रशिया यूक्रेन के क्राइसिस चल रहा है, और जो रशिया के ऊपर यहाँ पे सैंक्शंस भी लगाए गए। तो इस सैंक्शंस को जापान तो पूरी तरीके से एग्री कर रहा है, मान रहा है, बट इंडिया यहाँ पर जो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं उनको यहाँ पर नहीं मान रहा है ना। क्यों? क्योंकि हमारे रशिया के साथ बहुत अच्छे हिस्टोरिकल रिलेशन देखें, हमारे जो टाइज हैं रशिया के साथ वो बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे मेनली यही कहा जा रहा है कि अब, और जो जापान की अगर हम बात करें तो जापान क्या है, किसके साथ है, वेस्टर्न पावर्स के साथ यहाँ पर अलाइंड है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप कह सकते हैं इंडिया के लिए एक डायलेमा क्रिएट हो सकता है। इंडिया के लिए यहाँ पे एक बैलेंस अप्रोच लानी होगी कि किस तरीके से सारी जो कंट्रीज हैं, आपको यहाँ पे चाइना को भी लेके चलना है, चाइना हमारी नेबरिंग कंट्रीज है और हम किसी तरीके की मतलब खराब रिलेशन चाइना के साथ बिल्कुल नहीं चाहेंगे। रशिया के साथ हमारे बहुत ही मतलब हिस्टोरिकली आप देखें तो हमारे रशिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है। यूएस भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि क्वाड में हमारी क्या है, मेंबरशिप है, क्वाड के हम मेंबर हैं, और क्वाड में कौन कौन है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड इंडिया,
ये 4 कंट्रीज हैं। तो यहाँ पे मेनली ये जो क्वाड है किसके लिए, चाइना को यहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन में काउंटर करने के लिए, आप सभी को ये पता है। ओके, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि देखिए कि किस तरीके से अब इंडिया के यहाँ पे जो कंसर्न्स है, जैसे कि क्या LAC वाला हमारा जो कंसर्न है चाइना के साथ, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे चाइना के एक्शंस को हम यहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी हम क्या करना चाहते हैं कि हमारा जो रिलेशन है चाइना के साथ वो इम्प्रूव हो। अब नेक्स्ट में यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि with the Mr. Modi set to visit Hiroshima at G7 special invitee in May, later host Mr. Xi and Mr. Putin at the summit of the Shanghai Cooperation Organization। अब यहाँ पे G7 के लिए इंडिया को क्या किया गया है, हिरोशिमा में यहाँ पे इनवाइट किया गया है एज अ स्पेशल होस्ट। ठीक है, यहाँ पे उनको इनवाइट किया गया। और आप सभी को पता है कि मई में उसके बाद जो ये G7 की समिट हो जाएगी, उसके बाद इंडिया में SCO की यहाँ पे समिट होगी। और SCO में यहाँ पे कौन कौन मेंबर है, चाइना एंड रशिया, आप सभी को पता है। तो यहाँ पे चाइना एंड रशिया के साथ हमें फिर से फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि any shift in New Delhi's trade-offs balancing act on geopolitical issue would seem a stretch even at the behest at dear partner like Japan। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा, चाइना जापान के साथ भी हमें रिलेशन मेंटेन करके रखना है, चाइना के साथ भी और रशिया के साथ भी। तो हमारा यहाँ पे जो जियोपॉलिटिकल जो हमारा इशू चल रहा है इस टाइम पे, रशिया यूक्रेन, कि हम किस तरफ जाएं, रशिया की तरफ, वेस्ट की तरफ जाएं या फिर हम रशिया का साथ दें। ठीक है, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जियो पॉलिटिकल इशू चल रहा है, तो इसमें यहाँ पे जापान जैसा जो हमारा पार्टनर है, हम यहाँ पे इसको ना खो दें। तो यहाँ पे हमें एक बैलेंस अप्रोच लेकर चलनी होगी। तो आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर होगा पूरा। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा एन ऑब्जेक्टिव लुक एट चाइनाज लेड फ्रेमवर्क। अब यहाँ पे देखिए, इतना ये आर्टिकल इतना ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। यहाँ पे जो चाइना की GSI पॉलिसी है, GSI मतलब कि एक कॉन्सेप्ट चाइना लेकर आया है। क्या है ये, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। यहाँ पे इसको यहाँ पे पूरा एनालाइज किया गया है। इसमें मेनली आप GSI में देखेंगे तो इसके 5 मेजर पिलर्स हैं। कौन कौन से हैं वो मेजर पिलर, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ओपननेस, इंक्लूजन, मल्टीलैटरलिज्म, म्यूचुअल बेनिफिट एंड होलिस्टिक अप्रोच। तो ये 5 यहाँ पे क्या है, आप कह सकते हैं ये जो GSI है, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, इसकी 5 पिलर्स हैं। अब इस 5 पिलर्स में इस आर्टिकल में मेनली ये कौन लेकर आया है, ये अप्रोच कौन लेकर आया है, आप सभी को पता है कि ये चाइना, ये कॉन्सेप्ट पेपर जो है GSI का, वो चाइना लेकर आया है, अपने लिए लेकर आया है। कि मतलब कि उसको पूरी जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है इंटरनेशनल में अपने जो रिलेशंस हैं कंट्रीज के साथ वो कैसे रखने हैं, क्या क्या कोऑपरेट करना है, कैसे सारी चीज़ें करनी है। इसलिए चाइना क्या लेकर आया है, कब यहाँ पर लैंडिंग फॉरम हुआ था, लैंडिंग फॉरम बीजिंग में 21 फरवरी को। तो यहाँ पे उनके जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं क्वीन गैंग, उन्होंने यहाँ पे एक ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव कॉन्सेप्ट पेपर को यहाँ पे रिलीज किया। इसमें यहाँ पे चाइना का एक फ्रेमवर्क बताया गया है कि किस तरीके से एशिया में वो स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को रिस्टोर करेंगे, है ना। एशिया में किस तरीके से वो सिक्योरिटी और जो हमारा स्टेबिलिटी उसको यहाँ पे सिक्योर रिस्टोर करने की बात की गई। इसमें उन्होंने 5 पिलर्स बताए, क्या क्या, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ओपननेस, इंक्लूजन, मल्टीलैटरलिज्म, म्यूचुअल बेनिफिट एंड होलिस्टिक अप्रोच। अब इस आर्टिकल में इसको यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एनालाइज किया गया है कि क्या सीरियसली जो चाइना यहाँ पे इन्होंने 5 पिलर्स की बात की है, क्या चाइना उस पर यहाँ पर मतलब कि उस चीज़ पर यहाँ पर जो कहता है वो करता भी है या नहीं। अब देखिए यहाँ पे पहला जो प्रिंसिपल है वो क्या है, द क्रक्स ऑफ द GSI's फर्स्ट प्रिंसिपल सेंटर ऑन द नीड फॉर कंट्रीज टू एडहियर द यूनाइटेड नेशन चार्टर इंटरनेशनल लॉ व्हाइल फैसिलिटेटिंग रिलेशन बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स सेंसिटिविटीज। पहला अगर हम देखिए हमारा जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है इंटरनेशनल लॉ पे, तो पहला हमारा क्या है, म्यूचुअल ट्रस्ट है। ये हमारा क्या है, म्यूचुअल ट्रस्ट। हमारा ये UN के चार्टर में जो इंटरनेशनल लॉ है, यूएन चार्टर इंटरनेशनल लॉ, उसमें भी क्या फैसिलिटेट किया गया है, म्यूचुअल ट्रस्ट करना है। और जो एक दूसरे की जो कंट्रीज हैं, जो रीजन है, उनकी सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्या चाइना ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, और चाइना का जो GSI में भी उसका पहला क्या है प्रिंसिपल, यही कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो ये जो पहला प्रिंसिपल है, क्या चाइना इस पर खड़ा उतरता है। अभी हम देखते हैं कि चाइना के साथ हमारे LAC में यहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें यही कहा जाए, अलॉन्ग इट्स सदर्न वेस्ट बॉर्डर चाइना कंटिन्यू टू इंश्योर इट्स रिलेशन विद न्यू दिल्ली एट प्रोएक्टिव बाय नॉट ओनली यूनिलैटरली disregarding confidence building measures and bilateral agreements but also by constantly undermining India's territorial integrity। तो उसमें यही कहा जा रहा है, जो आप यहाँ पे म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात करें, पहला प्रिंसिपल हमारा क्या है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। बट यहाँ पर आप कोई भी हमें यहाँ पे जो रीजंस है उनके म्यूचुअल रिस्पेक्ट, यहाँ पे कंट्रीज की जो सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी है, आप इसको कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, वॉयलेट कर रहे हैं, है ना।
हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि चाइना के साथ यहाँ पे कितने ज़्यादा बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, सिर्फ इंडिया के साथ नहीं, आप अदर नेबरिंग यहाँ पर नेपाल के साथ देख लीजिए, भूटान के साथ देख लीजिए, कहीं ना कहीं हमें उनके साथ क्या है, चाइना के जो रिलेशन है, हमें यहाँ पर बॉर्डर डिस्प्यूट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, सेकंड यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा क्या है कि सेकंड प्रिंसिपल क्या कहता है कि ओपननेस एंड इंक्लूजन, ओपननेस एंड इंक्लूजन। अब देखिए जो हमारा म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात की गई, इसमें यहाँ पे सी को भी इंक्लूड किया गया है कि किस तरीके से जो हमारा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी है, चाइना यहाँ पे फिर भी क्या करता रहता है, जो यहाँ पर एक ये है कि आप 12 नॉटिकल माइल्स तक क्या करते हैं, किसी भी कंट्रीज का यहाँ पे जो सी एरिया होता है वहाँ पे उसका राइट होता है, बट चाइना क्या करता है उससे भी ज़्यादा आगे निकल जाता है, मतलब किसी भी मतलब की जो लॉज हैं यहाँ पे, इंटरनेशनल लॉज यूनाइटेड नेशन के, उनको यहाँ पे फॉलो नहीं करता है। तो ये जो प्रिंसिपल्स दिए गए वो कितने यहाँ पे मतलब कि चाइना उन पर यहाँ पे काम करेगा कितना नहीं, ये हमें नहीं पता। सेकंड प्रिंसिपल किसमें बात की है, क्या कि इंक्लूजन इंटरनेशनल एंगेजमेंट। While this position has been catalyzed by the presence of US treaty alliances in the Western Pacific, ironically, China also continued to engage in exclusively policies in the East and South China Sea. अब इसमें ये कहा है कि पहला सेकंड प्रिंसिपल जो हमारा है वो क्या कहता है कि इंक्लूसिव इंटरनेशनल इंगेजमेंट, मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पर हम एक इंक्लूसिव इंगेजमेंट चाहते हैं, बट इसमें भी थोड़ा सा चाइना को क्या हो सकता है, यूएस की यहाँ पे प्रेजेंस है, यूएस ने यहाँ पे क्या करके एक वेस्टर्न अलायंस यहाँ पे बना के रखा है ना, वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में, वहाँ पे यूएस की जो ट्रीटी है अलायंस की वो यहाँ पर काम कर रही है। तो बट चाइना के लिए यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेशनल स्फीयर में कंट्रीज़ के साथ, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके साथ यहाँ पे अलायंस में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए चाइना यहाँ पे क्या कर रहा है, ईस्ट और साउथ चाइना सी है वहाँ पर एक्सक्लूसिवरी पॉलिसीज़ लेकर आ रहा है, ताकि जो कंट्रीज़ है वहाँ पर उनके साथ क्या कर सके, इंगेज कर सकें। बट हमें यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है कि चाइना क्या करता है, हर बार जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इंश्राइंड इन द इंटरनेशनल लॉ, बट इट ऑल्सो डिस्प्ले अ नैरोली डिफाइंड इंटरेस्ट इन कंसोलिडेट इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इन द रीजन। चाइना क्या करता रहता है कि जो कंट्रीज हैं साउथ और ईस्ट चाइना सीज में, है ना, वहाँ पर उन कंट्रीज का जो नेविगेशन का फ्रीडम है उसको यहाँ पे रिजेक्ट करता रहता है ना। तो ये जो दूसरा हम यहाँ पे एक्सक्लूसिव इंटरनेशनल एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं, वो भी हमें यहाँ पे ये जो सेकंड प्रिंसिपल है वो हमें काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा। थर्ड प्रिंसिपल यहाँ पे क्या फोकस करता है, बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल सिक्योरिटी कॉपरेशन एंड कंसल्टेशंस टू एड्रेस इश्यूज ऑफ कंसर्न विद द पार्टीज इन्वॉल्व। यहाँ पर जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनके यहाँ पे मल्टीलैटरल जो सिक्योरिटी कॉपरेशन है उस पर कंसल्ट करना, है ना, इश्यूज क्या क्या है उनको एड्रेस करना, पार्टीज जितनी भी यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। बट यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि एक असिमेट्री पावर यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक आप एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ पे चाइना आ गया, है ना, जितने भी यहाँ पे क्रूशियल कोड ऑफ कंडक्ट दिखाए गए साउथ चाइना सी के थ्रू यहाँ पे कंडक्ट किए गए। अब चाइना यहाँ पे क्या करता रहता है कंटिन्यूसली, यहाँ पे जो साउथ चाइना सी है वहाँ पे अपनी मिलिट्री को यहाँ पे प्रोजेक्ट करता रहता है। कहीं भी अगर डिस्प्यूटेड एरिया कोई भी बफर जोन आ जाता है वहाँ पे अपनी मिलिट्री को क्या कर देता है, चाइना डिप्लॉय कर देता है। तो हमें यहाँ पर आप जो सिक्योरिटी इशू है, चाइना खुद ही यहाँ पर सिक्योरिटी की बात कर रहा है चाइना लेकिन खुद ही क्या बना हुआ है, एक सिक्योरिटी थ्रेट बना हुआ है कंट्रीज के लिए। ओके, तो यहाँ पे हमने थर्ड प्रिंसिपल के बारे में भी डिस्कस किया। फोर्थ प्रिंसिपल यहाँ पे क्या कहता है, अगर हम फोर्थ प्रिंसिपल की बात करें तो फोर्थ प्रिंसिपल है हमारा मल्टीलैटरिज्म एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स, कि मतलब जितने भी यहाँ पर चाइना का यहाँ पे क्या है पॉजिटिव कम कॉपरेशन। यहाँ पर हम क्या चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा क्या प्रायोरिटाइज किया गया है कि यहाँ पर हम पॉजिटिव कॉपरेशन करेंगे सारी कंट्रीज़ के लिए। इसलिए चाइना यहाँ पर क्या लेकर आया, अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी ले आया। ठीक है, इस फ्रेमवर्क में वहाँ पे सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है किसको, जितने भी यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, है ना, जितने भी यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ है जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पे चाइना क्या करके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लेकर आया। बट इसमें भी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि चाइना उनको यहाँ पे डेट देकर उनको डेट ट्रैप की जो अपनी पॉलिसी है उसमें यहाँ पे ट्रैप कर रहा है। तो यहाँ पर हमें कहीं भी म्यूचुअल बेनिफिट नजर तो नहीं आ रहा है। ओके, लास्ट जो प्रिंसिपल है हमारा वो क्या कहता है, होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट। यहाँ पर जो होलिस्टिक अप्रोच की बात की गई कि जितने भी ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वहाँ पर हमें क्या करने की जरूरत है, एक सिक्योरिटी मतलब कि एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत है। तो यहाँ पर आपको क्या होलिस्टिक लाइन दिखाई दे रही है, हमें ये भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इंटरनेशनल स्फीयर में हम देखें तो यहाँ पर जो पावर जनरेशन है आज के टाइम पे देखें तो यूएस है, यूएस ऑलरेडी आप कह सकते हैं कि एक मतलब कि पावर सेंटर मतलब कि बना हुआ है, यूएस की यहाँ पे हेजेमनी है। अब यहाँ पे चाइना क्या है, एक न्यू पावर यहाँ पे उभरता हुआ सामने आ रहा है। चाइना के साथ साथ यहाँ पे इंडिया भी क्या हो रहा है, आपको यहाँ पर राइज होता नजर आ रहा है। तो यहाँ पे जो
rising great powers such as US and India respectively that seeks to preserve and strengthen the established order rather than being holistic. अब इसमें यही कहा जा रहा है कि हमें यहाँ पे ऑर्डर को स्टैब्लिश करने की जरूरत है, ना कि होलिस्टिक होने की जरूरत है. अब पर्टिकुलरली इसमें यही कहा जा रहा है कि चाइना की ये जो पॉलिसी है, GSI is far being sustainable, equitable and transparent solution to the growing insecurity that the world is facing, given an objective understanding of its track record in fulfilling its own principle. अब इसमें यही कहा जाए, चाइना ने अपने लिए प्रिंसिपल तो सेट किए हैं, बट क्या चाइना इन सारे प्रिंसिपल पर अध्ययन करता है या नहीं करता है ना. सिर्फ मतलब कि एक तरीके से हम देखा जाए तो ये चाइना क्या करना चाहता है, अपने आप को वर्ल्ड में यहाँ पे एज अ वर्ल्ड लीडर इस्टेब्लिश करना चाहता है. अब इसमें ये rather than GSI indicates Beijing's attempt to counter US leadership through narratives. अब सिर्फ चाइना का मेन ऑब्जेक्टिव ये GSI के थ्रू वो क्या करना चाहता है कि US है उसको यहाँ पे काउंटर करना चाहता है. जो काउंटर यहाँ पे US की यहाँ पे हेजमनी है इस टाइम पर आप देखेंगे वर्ल्ड में, तो उसको सिर्फ यहाँ पे काउंटर करने के लिए ये चाइना यहाँ पर अपना ये कॉन्सेप्ट पेपर यहाँ पर लेकर आया. ओके, तो आई होप आपको ये आर्टिकल पूरा क्लियर होगा. नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा विथ राइजिंग कैंसर केसेस अ लार्ज इकोनॉमिक बर्डन. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हम अगर देखें तो 2000 ये कहा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है, उन्होंने ये कहा कि इंडिया में 2025 तक 15 लाख यहाँ पर जो कैंसर के केसेस हैं वो यहाँ पर क्रॉस कर जाएंगे. 15 लाख से भी ज़्यादा हमें क्या देखने को मिलेंगे, कैंसर केसेस यहाँ पर फेस करने को मिलेंगे. अब सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो कैंसर है ये यहाँ पर हमारे लिए एक इकोनॉमिक बर्डन बनता जा रहा है. कैंसर का यहाँ पे जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है. लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ता है, आउट ऑफ पॉकेट यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करना पड़ता है. अगर आप यहाँ पे नॉर्मल बीमारी की बात करते हैं, अगर हम फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए अगर हम बात करते हैं तो देखिए, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए अगर हम बात करते हैं तो टोटल अगर हम हॉस्पिटलाइजेशन पूरा अगर हम खर्चा देखते हैं तो कितना आता है, 68,259 रुपीज़ कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए. मतलब कि सिर्फ अगर आप एक बार ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, फर्दर यहाँ पे आगे क्या होता है उसके लिए आपको यहाँ पे पूरा प्राइस नहीं पता. दूसरी यहाँ पे अगर हम डिसीज़ की बात करते हैं, किसकी, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ की, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ की, तो उसमें हमारा जो टोटल यहाँ पे खर्चा आता है अगर हम एक्सपेंड देखें उस डिसीज़ में तो कितना होता है, 47,788 रुपीज़ यहाँ पर, मतलब कि मैक्स टू मैक्स 50,000 तक पहुंच जाता है. तो हाईएस्ट रेट में कौन है, यहाँ पे कैंसर है. सेकंड नंबर पे यहाँ पे जो डिसीज आती है हमारी क्या, कार्डियोवास्कुलर डिसीज आती है. तो इसमें पूरा यहाँ पे डेटा बताया गया जो कैंसर के जो केसेस हैं. आप ये यहाँ पे चार्ट देखिए, 2010 में ये 10 लाख थे. अब 2015 तक ही एस्टिमेट किया जा रहा है कि जो केसेस है वो 15 लाख को यहाँ पे क्रॉस कर जाएंगे. सेकंड डेटा यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या होता है, कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन होता है, क्योंकि कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें टाइम ज़्यादा लगता है. तो वहाँ पर क्या होता है, जो पेशेंट को हॉस्पिटलाइज ज़्यादा दिन तक रहना पड़ता है. फॉर एग्जांपल किसी अगर दूसरी डिसीज़ की बात करें उसके लिए आपको 1 हफ्ते यहाँ पे हॉस्पिटलाइज रहना है या फिर 2 हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा. ओके, बट कैंसर के लिए यहाँ पर आपको महीनों लग जाते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए, जिसलिए यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ मतलब कि कितने दिन आप यहाँ पे हॉस्पिटलाइज हैं उसका जो चार्जेस है वो डेली यहाँ पे इंक्लूड होता जाता है. तो कैंसर के यहाँ पे 70,000 तक पहुँच जाता है. आप यहाँ पे देखिए, किसी इन्फेक्शन के थ्रू अगर आप हॉस्पिटलाइज होते तो आपको यहाँ पे 10,000 तक का यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, एक्सपेंड करना पड़ता है. गैस्ट्रो इंजेक्शन, मस्कुलर स्केलेटन, कार्डियोवास्कुलर के लिए यहाँ पर 40 से 70 के बीच में. बट कैंसर के लिए आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो पूरा एक्सपेंडिचर है वो स्पेंड करते हैं वो कितना हम करते हैं, 70,000 तक करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम थर्ड चार्ट की बात करते हैं, इसमें क्या है, रूरल और अर्बन में बताया गया. अर्बन एरिया में जो हमारा एक्सपेंड होता है वो ज़्यादा होता है. अब जो कैंसर का ट्रीटमेंट है इसमें हमें इतना ज़्यादा पैसे क्यों देने पड़ते हैं. कैंसर की ट्रीटमेंट में क्या होती है, रेडियोथेरेपी होती है. ठीक है. और ये जो रेडियोथेरेपी होती है ये इसका जो एक्सपेंड होता है, रेडियोथेरेपी जो मशीन्स होती हैं वो इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होती. हम इसको यहाँ पे क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं अदर कंट्रीज से. इसलिए यहाँ पर इस रेडियोथेरेपी के क्या होते हैं, चार्जेस भी इंक्लूड किए जाते हैं, जिसका जो कॉस्ट होता है बहुत ज़्यादा होता है. इसलिए जो इसेंशियल सर्विस है इसको यहाँ पर देखिए. और कैंसर में क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है. रेडियोथेरेपी जो होती है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव इसलिए होती है और ये इसेंशियल सर्विस है, मतलब कि इसलिए यहाँ पर ये जो चार्जेस हैं कैंसर की वो बहुत ज़्यादा हमें हाई नज़र आ रहे हैं. तो देखिए यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि हमें ये जो कैंसर के केसेस हैं इनके केसेस के बढ़ने के साथ साथ जो हमारा इकोनॉमिक बर्डन है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. मोस्ट ऑफ द एक्सपेंस फ्रॉम द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर विच इज अमंग द कॉस्टियर डिसीज टू ट्रीट टू बॉर्ने बाय पेशेंट्स. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो
इसका जो एक्सपेंस है वो किसको यहाँ पे उठाना पड़ रहा है, पेशेंट को यहाँ पे उठाना पड़ता है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे पूरा आर्टिकल क्लियर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है अंडरस्टैंडिंग वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, केरला गवर्नमेंट क्या लेकर आई है, अनाउंस किया है कि वो क्या करेंगी, वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट को यहाँ पर लेकर आएंगे। कहाँ पर, कोझिकोडे में। अब इसमें मेनली क्या किया जाएगा, देखिए व्हाट इज वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट। पहले हम ये देखते हैं कि वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट है क्या। जो आपका यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसके थ्रू यहाँ पे इस वेस्ट में जो भी आपका ड्राई वेस्ट होता है, यहाँ पे जो ड्राई वेस्ट होता है तो उससे क्या किया जाएगा, यहाँ पे एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाएगा, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाएगा। मेनली इसमें ये कहा जा रहा है कि हम 6 मेगावाट क्या करेंगे, यहाँ पे एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे। ओके, तो देखिए इसमें ये कहा वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट यूज नॉन रिसाइक्लेबल ड्राई waste to generate electricity. The process increase the state power generation capacity and ease the solid waste management. ये यहाँ पे क्या करेगा, जो हमारा solid waste management है उसको ease करेगा और यहाँ पे electricity को generate किया जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्या कहा जा रहा है कि सॉलिड वेस्ट इन इंडिया इंक्लूड 50 to 60%। जो हमारा सॉलिड वेस्ट होता है उसमें कितना आता है, 50 to 60% हमारा बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। इसको यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अब जो हमारा 2 to 3% जो हमारा हार्ड प्लास्टिक, ये सारी चीज़ें तो जो नॉन रिसाइक्लेबल यहाँ पे प्रोडक्ट्स होते हैं। और मेनली देखिए ये जो वेस्ट प्लांट्स हैं इसमें यहाँ पे ड्राई वेस्ट की बात की गई है। जो यहाँ पे वेट वाले वेस्ट होते हैं, जिस वो वेस्ट जिसमें यहाँ पे मॉइस्चर कंटेन होता है, वो हमारे लिए इनको यूज़ नहीं किया जाएगा। क्यों, क्योंकि इससे यहाँ पे पावर जनरेशन नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर जो ड्राई वेस्ट है उसका यूज़ किया जाएगा किसमें, पावर जनरेशन में, इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में। अब यहाँ पर हम देखें तो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट सीम्स लाइक अ सिंपल सॉल्यूशन। देखिए ये हमें सिंपल सॉल्यूशन लग रहा होगा, बट इसमें भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। क्यों, पहली क्या है, फर्स्ट इज द लो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड वेस्ट इन इंडिया ड्यू टू इम्प्रॉपर सेग्रीगेशन। यहाँ पर इंडिया में प्रॉपर सेग्रीगेशन नहीं होता वेस्ट का, इसलिए यहाँ पर क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू जो वेस्ट की वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लो है। कैलोरीफिक वैल्यू इज मिक्स्ड इंडियन वेस्ट इज अबाउट 1500 विच इज़ नॉट सुटेबल फॉर पावर जनरेशन। अब यहाँ पे हम अपनी कैलोरी वेस्ट की इंडियन वेस्ट की बात करें तो उसमें जो कैलोरिक वैल्यू होती है कितनी होती है, 1500 किलो केल्विन ग्राम होती है पर केजी पर ग्राम, जो कि हमें मतलब पावर जनरेशन के लिए सुटेबल नहीं है। और इससे हम जो हाई पावर यहाँ पे जनरेट करने की बात कर पा रहे हैं उसको यहाँ पे अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दो हाई मॉइस्चर कंटेंट एंड कैन नॉट बी यूज फॉर पावर जनरेशन। और यहाँ पे वो वेस्ट जिसमें बहुत ज़्यादा हाई मॉइस्चर है उसको हम पावर जनरेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। सेकेंड प्रॉब्लम क्या आ रही, हाई कॉस्ट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। यहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन में क्या लग रहा है, हाई कॉस्ट लग रहा है। वेस्ट के थ्रू जो हम यहाँ पे पावर जनरेट कर रहे हैं वो कितना हो रहा है, 7 to 8 यूनिट रुपीज़ पर हो रहा है, मतलब कि 7 to 8 रुपीज़ पर यूनिट हो रहा है। और जो स्टेट यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है थ्रू कोल वो कितना है, 3 to 4 रुपीज़ पर यूनिट। तो यहाँ पे जो कॉस्ट है, मतलब इस वेस्ट के थ्रू जो हम एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन होगा, उसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, फाइनली यहाँ पे क्या है, वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट है फेल्ड बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर असेसमेंट। ये जो वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट है ये फेल क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इम्प्रॉपर असेसमेंट है। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि सुटेबल यहाँ पे स्टडी नहीं की गई, जो ऑन ग्राउंड यहाँ पे कंडीशंस है उसको यहाँ पे उसकी प्रॉपर स्टडी नहीं हुई, जिसके कारण हमें ये जो प्रोजेक्ट है वो फेल होता नजर आ रहा है। अब इसमें यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या क्या मतलब कि चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ सकते हैं। तो इसमें पहला पैरामीटर क्या आ जाता है, जैसे कि म्युनिसिपल कलेक्टिंग एफिशिएंसी, वेस्ट सेग्रीगेशन, मॉइस्चर कंटेंट। अब यहाँ पे मेनली सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हो जाएगा कि आपको क्या करना होगा, जो ड्राई वेस्ट है, ड्राई वेस्ट इतना ज़्यादा होता भी नहीं है, और होता भी है तो उसमें मतलब कि हमें जो एफिशिएंसी होती है जो ड्राई वेस्ट की वो हमें पूरी नज़र आ रही है, जिसके कारण हम यहाँ पे पावर जनरेट कर सकें। हमें ज़्यादातर जो वेस्ट मिलता है उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है और लो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, जिसके कारण यहाँ पे पावर जनरेशन में हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट इसमें क्या है, सेटिंग अप वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट इज अ कॉम्प्लेक्स एंड नीड अ फुल सपोर्ट ऑफ म्युनिसिपैलिटी, स्टेट एंड द पीपल। अभी ये जो सेटअप हम प्रोजेक्ट सेटअप करने जा रहे हैं ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, इसमें यहाँ पे जो स्टेट है, पीपल है, उनका फुल सपोर्ट यहाँ पे हमें ज़रूरत होगी। हमें ये भी इंश्योर करना होगा कि हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ड्राई वेस्ट और जो वेट वेस्ट है उसको यहाँ पे सेपरेट करें, ताकि यहाँ पर जो मेनली हम यहाँ पे जो पावर जनरेशन होगा वो ड्राई वेस्ट से ही होगा। इसलिए यहाँ पे इस तरीके को वेस्ट को मैनेज करना थोड़ा हमारे लिए क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। बट इससे क्या होगा, आप एक तरीके से ये देख सकते हैं कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है
उसमें ये काम करेगा। ड्राई वेस्ट के थ्रू हम यहाँ पे वेस्ट का मैनेजमेंट होगा और दूसरे साथ ही वेस्ट के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पावर का जनरेशन कर रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट अच्छा है, बट यहाँ पे हम सभी को, स्टेट को भी, पीपल को भी और म्यूनिसिपैलिटीज को एक साथ मिलकर आना होगा, तभी हम इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर कारागार बना सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, इज द साग COV2 XBB.1.6 lineage is cause for concern। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि हमें यहाँ पे कंटिन्यूशनल जो जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिल रहा है, जो सार्स कोविड-19 के जो वायरस है, कोविड-2 की जो वायरस है, उसमें हमें यहाँ पे इवॉल्वेशन देखने को मिल रहा है और जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिल रहा है। कई टाइप्स के यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे ओमनिकोन, यहाँ पे जो XBB एक रिकमेंडेड यहाँ पे XBB एक ही लीनेज है, इसके थ्रू यहाँ पे एक नया वेरिएंट आया इसका XBB.1.5। ओके, तो इंडिया में यहाँ पे और जो इसकी केसेस है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर जो XBB.1.5 के यहाँ पे जो केसेस हैं वो कंटिन्यूसली हमें इंक्रीज होते नजर आ रहे हैं, है ना। तो इसी के चलते यहाँ पे कंसर्न बताएगा कि ये इसमें, और फेब में तो केसेस तो हमारे कम थे, बट मार्च में इसके जो केसेस हैं, इस वायरस से के जो केसेस हैं वो हमें यहाँ पे ज़्यादा नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें क्या है, को इन्फेक्शन ऑफ multiple lineage of various could result in recommendations between genome which can give rise to chromic genome otherwise called recombinant। तो इनको क्या कहा जा रहा है, recombinant। यहाँ पे जो वायरस है एक दूसरे से कंबाइन हो रहे हैं और एक नया वेरिएंट यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। XBB.1.6 is a recombinant lineage of the virus and it descendant of the XBB lineage। अब इंडिया में यहाँ पे कौन सा फैल रहा है, XBB.1.16, ठीक है। ये किसका लीनेज है, XBB का ये लीनेज है। द लीनेज हैज़ बीन सर्कुलेटिंग प्रीडोमिनेटली इन द इंडिया। अभी कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, इंडिया में बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है और इसी के कारण जो केसेस हैं हमें कंट्रीज़ में 6000 से ज़्यादा यहाँ पर पहुँच गए। इंडिया में आज के टाइम पे जो इस वायरस के केसेस हैं वो कितने हो चुके हैं, से 6000, मतलब कि हमने 6000 को भी यहाँ पे क्या कर लिया, क्रॉस कर लिया है। अब इसमें एक बेस्ड ऑन द प्रिलिमिनरी डेटा देयर इज नो एविडेंस टू सजेस्ट दैट इन्फेक्शन विद द XBB.1.16 lineage differ in clinical severity from those caused by other Omicron lineage। अब यहाँ पे Omicron के भी कुछ lineage हैं और XBB के भी lineage हैं। तो यहाँ पे हमें अभी ये नहीं पता है, कोई भी ऐसा एविडेंस सामने नहीं आया है कि कितना ज़्यादा यहाँ पर आपको यहाँ पे इफेक्ट कर रहा है। इसकी जो सीवरिटी है इसके बारे में हमें अभी नहीं पता है। अभी इसका पूरा यहाँ पे रिसर्च चल रहा है जिसके बारे में हमें ये पता चलेगा कि मतलब कि सीवरिटी, मतलब कि जैसे कि ओमनिकॉन के कारण आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि क्या कितनी डेथ हो रही है, कितना सीवियर है ये, और XBB के कारण हम यहाँ पे देखेंगे कि उसके कारण यहाँ पे कितनी ज़्यादा डेथ हो रही है, कितना ज़्यादा ये सीवियर है, केसेस कितने ज़्यादा यहाँ पे सीवियर जा रहा है। तो अभी हमें इसकी सीवियरिटी के बारे में नहीं पता है, इसके बारे में अभी यहाँ पे सारी रिसर्च यहाँ पर की जा रही। बट जो केसेस हैं वो हमें इंडिया में कंटिन्यूसली, सिर्फ इंडिया में नहीं, US में, न्यूयॉर्क में भी यहाँ पे जो केसेस हैं वो क्या हो रहे हैं, हमें नज़र आते हुए, मतलब बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन इफ पोल बॉन्ड प्ली नीड टू रेफर टू कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या करने जा रहा है कि जो यहाँ पर हमने यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड की बात की थी, है ना, तो यहाँ पे जो पोल बॉन्ड्स होते हैं इसके अगेंस्ट में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में पूरी पिटीशन गई है। तो बेंच लेड बाय Chief Justice of India D.Y. Chandrachud fixed hearing on 11 April after petition urged to court to take up the case before the Karnataka Assembly election। यहाँ पे कर्नाटका असेंबली इलेक्शन में यहाँ पे केस रखा गया सामने। अब इसकी सुनवाई कब होगी, 11 अप्रैल को ही। अब देखिए इसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर जब ये पूरा जब 11 अप्रैल को यहाँ पे जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या है, इसी के चलते यहाँ पे जो केरला की असेंबली है यहाँ पे उसका पूरा केस गया। इसमें क्या है, एक इलेक्टोरल बॉन्ड को आप सिंपल और ईजी लैंग्वेज में यहाँ पे समझिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी भी पार्टी को यहाँ पर क्या करना है, फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, यहाँ पे डोनेशन के थ्रू या किसी के थ्रू, मतलब उसे सपोर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एक बॉन्ड को यहाँ पे, मतलब कि ये सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ऑथराइज किया गया है कि इस तरीके की जो बॉन्ड है वो सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही क्या कर सकता है, इशू कर सकता है, और उसको ऑथराइज किया गया है। अब इसमें मैंने ये ऐसा कर दिया, मैंने एक बॉन्ड बना दिया और मैंने कर दिया कि मैं इस पार्टी को, मैं अपना नाम लिखूँ या ना लिखूँ, आप इसको यहाँ पर छुपा भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि मैं इस पार्टी को मतलब 5000 रुपीज़ दे रहा हूँ, ठीक है। 5000 रुपीज़ का मैंने क्या कर दिया, ये बॉन्ड बना दिया और मैंने उस पार्टी को दे दिया। अभी जो पार्टी यहाँ पर है, कोई भी
पार्टी है ये क्या करेगी, ये जो बॉन्ड इसको यहाँ पर लेकर जाएगी किसको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास, कि मेरे पास ये यहाँ पर बॉन्ड आया है और इसके थ्रू आप हमें क्या कर दीजिए, यहाँ पर पैसे दे दीजिए। तो ये होता है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। इलेक्टोरल बॉन्ड आर परचेज अनोनिमसली बाय डोनर्स एंड आर वैलिड फॉर 15 डेज। अब ये कितने दिन के लिए यहाँ पे वैलिड होता है, जैसे कि आज मैंने ये इशू किया, ठीक है, आज किसी को दिया, तो उससे 15 दिन तक ये क्या रहेगा, उसकी यहाँ पे वैलिडिटी डेट रहती है। As debt instrument, these can be brought by donor from bank and the political party can then in case them। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये डोनर के द्वारा यहाँ पे खरीदे जाते हैं बैंक से और वो पॉलिटिकल पार्टी को दे देते हैं। ठीक है, मैंने बैंक से खरीदा बॉन्ड कि मुझे इतने इतने का मतलब बॉन्ड बनाकर आप दे दीजिए, और बॉन्ड मैंने खरीद के क्या किया, मैंने पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया। अब पॉलिटिकल पार्टी, जिस भी पार्टी को मैंने दिया है, वो पार्टी फिर से कहा जाएगी, बैंक के पास जाएगी और कहेगी कि मेरे पास ये बॉन्ड है, मुझे इस पर्सन ने, मतलब कि किसी भी पर्सन ने दिया है, आप उसका नाम बता भी सकते हैं और उसको एनोनिमस यहाँ पर रख भी सकते हैं, की रख सकते हैं। ठीक है, तो ये फिर जो बैंक होगी 15 दिन तक इसकी वैलिडिटी रहती है और फिर उसको यहाँ पे क्या कर देते हैं, उस पार्टी को यहाँ पे कैश दे दिया जाता है। इस बॉन्ड में मेनली यहाँ पे डोमिनेशन कितना है, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़ रुपीज तक का जो इशू है, मतलब कि बॉन्ड इशू किया जा सकता है। एलिजिबिलिटी अगर हम देखें कि कितनी ओनली मतलब कि किस पॉलिटिकल पार्टी को आप इस तरीके का जो बॉन्ड है वो इशू कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड अंडर द सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 हैव सिक्योर्ड नॉट लेस देन 1% ऑफ द वोट पोल्स इन द लास्ट जनरल इलेक्शन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर एलिजिबल टू रिसीव इलेक्टोरल बॉन्ड। अब यहाँ पर वो पॉलिटिकल पार्टी जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 29A के अंदर यहाँ पे रजिस्टर्ड है और प्रीवियस इलेक्शन में जो प्रीवियस जनरल इलेक्शन हुआ था उसको यहाँ पे कम से कम 1% ऑफ वोट तो मिले ही हों, तो उस पार्टी को, मतलब कि वो पार्टी जो होगी वो एलिजिबल होगी किसी भी इलेक्टोरल बॉन्ड को रिसीव करने के लिए। वैलिडिटी कितनी है इसकी, 15 डेज होती है, बट इसको यहाँ पे अमेंडमेंट करके 15 डेज और यहाँ पे इंक्रीज कर दिया गया था। तो देखिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस अ न्यू पैरा स्टेटिंग दैट द एडिशनल period of 15 days shall be specified by the central government in the year of general election of the legislative assembly of the states and union territories with legislature. In 2018, when the electoral bond scheme was introduced, these bonds were made available for the period of 10 days each of January, April, July, October may be specified by the central government. अब इसमें यहाँ पे 2018 में जब ये स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी तो इसको यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी पीरियड था वो कितना था, 10 डेज का था। उसके बाद यहाँ पे 15 डेज किया गया, अब यहाँ पे मतलब 15 डेज उसको और इंक्रीज कर दिया गया। तो ओके, आई होप यहाँ पे व्हाट इज दिस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी, क्या क्या हमने डिस्कस किया। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एंड वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पीडीएफ के लिए ज्वाइन टेलीग्राम चैनल एडवर्स न्यूज एनालिसिस। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।